नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, आज जेपीएससी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो है क्लास आज से शुरू होने वाली है। वो है झारखंड का साहित्य। साहित्य के इतिहास पे आज हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है। ठीक है। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर का, यानी कि टोटल 10 प्रश्न, इसने 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स, ये टोटल इसे 10 मार्क्स जो है रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत गौर से देखिएगा, इसमें कोई भी पॉइंट्स हमने छोड़ा नहीं है। और टोटल इसकी 2 या 3 क्लास, ठीक है, 2 या 3 क्लास, क्योंकि ऊपर ऊपर हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, बहुत डीप पढ़ाएंगे इसमें। तो आपकी कुछ भी नहीं छूटेगी। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका जो है सारा कुछ इस टॉपिक से कवर हो जाए, और आपके जो ये 10 मार्क्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप इससे कवर हो जाए। तो पूरा वीडियो बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रंजीत सर आपकी क्लास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। आपको हमने बताया था कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी क्लास जो है एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1-2 दिनों की और समस्या है। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का जो है साहित्यिक इतिहास। साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इससे कवर कराए जाएंगे, और इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, और मैक्सिमम जो है आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले आपको जो है क्लियर कराने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। भारत के भाषाई परिवार। ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि भारत में जो है विश्व के सबसे 5 प्रमुख प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। भारत में विश्व के सबसे 5 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती है। ठीक है। सबसे पहला आर्य भाषा समूह, जिसको हिंदी आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम आपको आगे आने बताने वाले हैं। दूसरा जो भाषा समूह है वह द्रविड़ भाषा समूह है, जो कि साउथ इंडिया में बोला जाता है। तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और पांचवा अंडमानी भाषा परिवार, जिसकी संख्या सबसे कम है, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप में ही बोली जाती है। तो अब इसके बारे में, पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं। और झारखंड में कौन सा जो भाषाई परिवार जो चलता है, कौन कौन से उसकी जो उस वर्ग में आते हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो है मेन क्लास पे हम लोग आएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये सबसे पहला आता है आपका आर्य भाषा समूह। ठीक है। तो यह परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। मैंने भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा, यानी कि देखिए, भारत की 2 तिहाई से अधिक आबादी, 2 तिहाई से अधिक आबादी हिंदी आर्य भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। यानी कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, टू थर्ड टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो भारत की है वो आर्य भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है। जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, नेपाली है, बांग्ला है, गुजराती है। ये देखिए गुजराती लिखा हुआ है, ये गुजराती होगा। ठीक है। गुजराती है, कश्मीरी है, ये कोंकणी, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोंकणी होगा। ठीक है। ये होगा कोंकणी, कोंकणी। ठीक है। पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, कोंकणी, और इसमें एक और छूटा हुआ है जो कि डोंगरी। ठीक है। तो सबसे बड़ा भाषा समूह जो है वो आर्य भाषा समूह है, जो है भारत में 2/3 पॉपुलेशन जो है इस भाषा आर्य समूह भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। दूसरा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार क्या है। तो यह भाषा परिवार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है आपसे कि अच्छा ये जो है भाषा परिवार में भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा उसका द्रविड़ भाषा परिवार। इस परिवार की, अब ये देखिए आगे चलते हैं कि इस परिवार की भाषाएं ज़्यादा दक्षिणी भारत में बोली जाती है। यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है। और इस परिवार का, इस भाषा समूह का, द्रविड़ परिवार भाषा समूह का सबसे बड़ा सदस्य जो है वो तमिल है। यानी कि जो तमिल भाषा है, द्रविड़ भाषा समूह से जो संबंधित है तमिल, इसकी जो अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो तमिल भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तमिल। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तो तमिल कहाँ बोली जाती है? तो तमिलनाडु में बोली जाती है। इसी प्रकार कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु इस परिवार की भाषाएं हैं। तो ये हमने देख लिया एक नज़र जो है द्रविड़ भाषा परिवार को। अब
अगला जो भाषा परिवार है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार उर्फ या आग्नेय भाषाएं भी इसको बोलते हैं। आग्नेय भाषाएं, आग्नेय भाषा क्यों बोलते हैं इसको, मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा। ये हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब इसमें देखिए, आग्नेय का अर्थ है अग्नि दिशा, पूर्व एवं दक्षिणी दिशा के मध्य। पूर्व, ये हो गया पूर्व हो गया, और ये हो गया दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इसके जो मध्य में जो होता है ये, इसको बोलते हैं अग्निकोण बोलते हैं इसको। थोड़ा सा बस समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं अग्निकोण। ठीक है, तो इस परिवार का प्रसिद्ध नाम देखिए, अग्निकोण, इस परिवार का प्रसिद्ध नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक को ही क्या बोलते हैं, आग्नेय भाषा में बोलते हैं। ये चीज़ भी समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को ही हम आग्नेय भाषा भी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। संख्या की दृष्टि से देखिए, सबसे पहले यहाँ देखने समझने वाली बात है, मैं आपको समझा दूं, ये आपको याद करने में आसानी होगा कि यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो अगर आपके दिमाग में अगर एक मैप का फॉर्मिंग होगा, ठीक है, अगर आपका मैप का फॉर्मिंग होगा दिमाग में, अगर आप मैप को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो अग्निकोण है, ये पूर्व और साउथ के बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, यहीं पे ये झारखंड है। ठीक है, ये उड़ीसा है, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। मैं फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा, समझने वाली चीज़ है, आपको याद करने में जो है आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट जो हो गया, ये हो गया अग्निकोण। ठीक है, तो अग्निकोण से याद रखिए कि जो आग्नेय भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए ऊपर झारखंड में, तो झारखंड कहीं ना कहीं यहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, ठीक है, उड़ीसा भी कहीं ना कहीं सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी यहीं कहीं ना कहीं बॉर्डर पर सटा हुआ है। तो देखिए इस कोने में है ना, ये जो है 1/4 ये वाला जो पार्ट है इस पूरे उसका, इसी में ये भाषाएं बोली जाती है, इसी पार्ट में, इसीलिए इसको बोलते हैं आग्नेय भाषाएं। ठीक है, और उसको दूसरा जो शब्द है उसका ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोलते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, जो भी इसमें समझने वाली और रटने वाली बात यह है कि संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा जो है वो संताली या संथाली है। ठीक है, अब ये इसमें ही पॉइंट वाली बात हो गई कि जो संथाली जो है, इसमें प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि संथाली जो है, ऑस्ट्रो एशियाटिक इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा या आग्नेय भाषा में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा संथाली। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसमें समझने लायक कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना समझिएगा कि इस परिवार की ज़्यादातर भाषाएं उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, वहाँ बोली जाती है। सेवन सिस्टर जो स्टेट है जिसको पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच में जो स्थित है उसको पूर्वोत्तर भारत। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, सेवन सिस्टर में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। ठीक है, ये 7 हुए ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, टोटल 7 हुए। तो ये जो है ये भी आपने जान लिया कि सेवन सिस्टर्स स्टेट इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये सिर्फ इसी एरिया में जो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है उत्तर पूर्व, ये बोला जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है, सबसे छोटा। इसकी खोज भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अगर चाहे तो इसे आप याद कर लें। इसकी खोज जो है भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की थी। यह भाषाएं मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं हैं। तो इसमें बस मोटा मोटी आप एक जान लीजिए ओवरव्यू कि अंडमानी भाषा परिवार क्या है। और अगर आप इसमें याद रखने वाली चीज़ याद रखना चाहते हैं कि इस भाषा की खोज किसने की थी, तो प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की थी। आपका जो है बस यही याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, मैंने आपको 5 भाषा परिवार के बारे में बताया। अब अपने झारखंड में जो है कौन कौन सी जो है भाषा परिवार की जो है लैंग्वेज जो है चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे झारखंड में जो है सिर्फ 3 मुख्य भाषा परिवार हैं। झारखंड में 3 मुख्य भाषा परिवार है। तो चाहे तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज एग्जामिनर कर सकता है कि झारखंड में कितनी भाषा परिवार की बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 3, जिसमें आर्य भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जिसके अंतर्गत संताली सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, मैंने आपको ये बताया था, तथा द्रविड़ भाषा परिवार, ये 3 जो है बोला जाता है। अब सबसे पहला जो है वो आर्य भाषा परिवार, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आज की पूरी क्लास में हम लोग नागपुरी देखेंगे, नागपुरी साहित्य, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, और हिंदी को हम लोग अलग से देखेंगे एक अलग क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग आर्य भाषा परिवार का जो ये नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंच परगनिया साहित्य जो हम लोग इसको पूरा देखेंगे, और उसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हम लोग जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आर्य भाषा परिवार ये हो गया। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी जो है भाषाएं आती हैं। तो नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया और हिंदी। दूसरा ऑस्ट्रिक भाषा या मुंडा भाषा परिवार, इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिक भाषा को ही मुंडा भाषा परिवार भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है लैंग्वेज, तो मुंडारी आ गया, संथाली आ गया, खड़िया आ गया और हो आ गया। ठीक है, और द्रविड़ भाषा परिवार जो है, द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें सिर्फ कुड़ुक, ये कुरुक नहीं है, ये कुड़ुक है, ये गलती लिखा हुआ है, ये कुड़ुक और मालतो। ठीक है, ये 2 जो है भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि झारखंड में जो है टोटल विश्व में, भारत में जो पूरे भारत में 5 भाषा परिवार है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 3 है। और ये 3 कौन कौन है आपके सामने जो है देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग आज की जो क्लास है, जो पहली क्लास है साहित्य की, हम लोग इस पूरे सेक्शन को हम लोग देखेंगे अपार्ट फ्रॉम हिंदी। हिंदी को हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नागपुरी पे। ये नागपुरी, तो अब इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या बात हम लोग देख लेते हैं कि नागपुरी भाषा से संबंधित विषय पर सभी विद्वानों के मत अलग अलग हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा की खोज कैसे हुई या ये कहाँ से आया, इस पर हर विद्वानों का मत जो अलग अलग है। तो इनमें से एक जो है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, ने अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किसने जो है नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है। तो किसने कहा है, आंसर क्या होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे तो ऐसे बना सकता है। ठीक है, वहीं केसरी कुमार सिंह ने अपने आलेख नागपुरी भाषा एवं साहित्य में मगही और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा कहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो है नागपुरी को मागधी अपभ्रंश की जो एक भाषा कहा है। तो इसका उत्तर होगा केसरी कुमार सिंह। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, और आप लोग जो है नोट्स करते जाइएगा। आपको पता है कि हम पीडीएफ नहीं देते। ठीक है, पीडीएफ जो है, हमारा ये विश्वास है कि आप खुद से जो नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे पीडीएफ पढ़ने के अलावा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली आदि बहुत ही समृद्ध पाई जाती है। ठीक है, और नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में रघुनाथ नृपति को माना जाता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि नागपुरी के प्रथम कवि कौन थे। तो नागपुरी के प्रथम कवि जो है रघुनाथ नृपति को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब शुरुआती कवियों में हनुमान सिंह, जय गोविंद, परशुराम, महंत घासी, कंचन आदि को माना जाता है। शुरुआती कवि मतलब ये जो कवि हैं, ये हनुमान सिंह, जयंत गोविंद, परशुराम, महंत घासी और कंचन, ये जो है इस नागपुरी साहित्य के शुरुआती दौर के कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरंभ इन्हीं से हुआ, इन्हीं लोगों के स्टार्टिंग जो है फेज इन लोगों ने ही शुरू किया। ठीक है, और आधुनिक काल में कवियों में प्रफुल्ल कुमार राय, शिव अवतार चौधरी, लाल रंग विजयनाथ सहदेव, गिरधारी राम गोंजू, ये गोंजू नहीं है, ये गोंजू है, गोंजू, गिरिराज आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल में कवियों में ये सारे नाम जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर,
कि नागपुरी गद्य साहित्य का विकास 1980 के आसपास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा आरंभ माना जाता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि नागपुरी गद्य साहित्य का विकास जो है 1980 के आसपास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा माना जाता है। चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं E.H. विठली, ये भी गलत है, विठली विठली इस तरह से लिखा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। E.H. विठली ने 1896 ईस्वी में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा नागपुरी लिखा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर किसने लिखा, जिसको प्रथम व्याकरण जो है माना जाता है नागपुरी का। तो आपका उत्तर होगा E.H. विठली, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे नागपुरी में गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नागपुरी का प्रथम व्याकरण, बहुत सारे से 2-3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर देखा जाए तो नागपुरी का प्रथम व्याकरण की किताब का नाम क्या है, तो आप ये उत्तर होगा नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर। तो अब ये हो सकता है क्वेश्चन की नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा नागपुर किसने लिखी, तो E.H. विठली ने लिखी 1896 ईस्वी में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये देखिए नागपुरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग हम उसके रचना और रचनाकार को हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहली रचना है खुखड़ी रुगड़ा, इसके लेखक हैं काली कुमार सुमन। अगली जो किताब है हनल चरित्र, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके जो है लेखक हैं रचयिता जो है देवधरिया। सोन झैर, इसके हैं प्रफुल्ल कुमार राय। सेवा और नौकरी तेतर की छां, इसके हैं श्रवण गोस्वामी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा, इसके लेखक कौन है, गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। रटना तो आपको सबको पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि ये जो है रटने वाला चैप्टर है, इसलिए आपको रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा तो ज़्यादा सही है। अब आगे देखते हैं जितिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फुगली बुढ़िया कर कहानी, कर्म महात्मा, ये किसने लिखा, तो धनीराम बख्शी ने ये लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना और झूमर, ये किसने लिखा, तो घासी राम ने लिखा। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि नागपुरी फाग शतक किसने लिखा है, तो घासी राम ने लिखा है। लाल रंजना किसने लिखा है, रचयिता कौन है, तो घासी राम है, ठीक है। तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषा हरण, कृष्ण चरित्र, इसके लेखक कौन है, कंचन, और ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, इसलिए आप इसको याद तो रखिएगा ही रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कांटी, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक का अवधारणा, इसके लेखक कौन है, B.P. केसरी। अब ये देखिए अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है नागवंशावली, नागवंशावली, ये JPSC में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो नागवंशावली के लेखक कौन है, बेनीराम महथा। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, इसके लेखक हैं कोनराड बुकआउट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर ही लीजिएगा। आगे है काका कर कहानी, इसके लेखक कौन है, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। तो ये सारे जो है नागपुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और रचनाएं हैं, इनको आप मस्ट जो है आप याद कर ही लीजिएगा, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। चूंकि 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको रट ही लीजिएगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट अभी सामने लेकर रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं आगे है खोटा साहित्य, ठीक है। तो खोटा साहित्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि खरोष्ठी का ही अपभ्रंश रूप खोटा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खोटा किसका अपभ्रंश रूप है, तो किसका है ये, खरोष्ठी का, ठीक है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। खरोष्ठी इसलिए प्राचीनतम लिपि है कि जो है हमारी जो हड़प्पा सभ्यता, जो सिविलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा माना जाता है, वहाँ भी खरोष्ठी लिपि का ही उपयोग होता था, इसलिए ये भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है, तो खरोष्ठी लिपि, ठीक है।
यह झारखंड की एक प्रमुख आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है जो मुख्य रूप से हजारीबाग, धनबाद, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, आप एक ओवरव्यू के रूप में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खोटा साहित्य का लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य बहुत समृद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो मैंने येलो करके रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा येलो करके रखा है आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर ही लीजिएगा और देख ही लीजिएगा। खोटा साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती है। तो इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोटा साहित्य में किन किन की कहानियां ज्यादातर मिलती हैं, तो आंसर होगा आपका राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए ये सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि खोटा जो है खरोष्ठी का ही अपभ्रंश है। अच्छा, ये अपभ्रंश से आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, अपभ्रंश का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अपभ्रंश जो है टूटा फूटा रूप बोलते हैं उसको। अपभ्रंश, टूटा फूटा रूप को जो है अपभ्रंश बोलते हैं। जैसे हिंदी से भोजपुरी आया, तो हिंदी का एक अपभ्रंश है भोजपुरी, हिंदी का टूटा फूटा शब्द है। टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करके जो है एक चली आई, उसका जो अगर क्लास अगर ले तो बहुत लंबी क्लास इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप ऊपर ऊपर समझिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चूंकि ये साहित्य, ये लिटरेचर का क्लास नहीं है हिंदी लिटरेचर का, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप जाना उसमें उचित नहीं होगा, इसलिए आपके जो काम की चीज़ है वही बता दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, सन 1957 में, देखिए इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, सन 1957 में प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि मातृभाषा का प्रकाशन, जो प्रथम खोरठा पत्रिका थी उसका जो है प्रकाशन कब हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1957। एक क्वेश्चन ऐसे बन गया। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रथम खोरठा पत्रिका कौन थी, तो कौन थी? मातृभाषा थी। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तथा 1970 में खोरठा पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा की गई। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोरठा पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो श्रीनिवास पानूरी जी ने की थी, जो खोटा साहित्य के एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये खोटा की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन कुछ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। जैसे डिंडाक डुआनी, इसके रचनाकार है वंशी दाल। रचना कब की इन्होंने? 1992 में। डाह नाटक, ये इंपॉर्टेंट है, डाह नाटक, इसकी रचनाकार हैं सुकुमार। कब हुई ये इसकी रचना? 1992 ईस्वी में। पुटूस फूल, ये कहानी संग्रह है। देखिए इसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पुटूस फूल किस तरह का संग्रह है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कहानी संग्रह। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? गजाधर महतो। रचना कब की इन्होंने? 1988 में। अगली जो रचना है उसका नाम है दिव्य ज्योति, इनका रचनाकार है श्रीनिवास पनूरी, नहीं पानूरी, पानूरी होगा। ये बहुत ही जो है इनकी रचनाएं जो है ना, श्रीनिवास पानूरी जी की, इनकी तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी की जितनी भी रचनाएं हैं आप उसको जो है रट लीजिएगा। ठीक है, विथ ईयर वाइज, ये इंपॉर्टेंट है। बाल किरण, तितकी, मातृभाषा, देखिए प्रथम खोटा पत्रिका, ये भाषा ये गलत लिखा हुआ है, मातृ भाषा, ये श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब अगली जो है लुआठी, इसके लेखक गिरधारी गोस्वामी, वर्ष 1999। भीमसेक संत, रचना, रचनाकार फूलचंद महतो, 1993। मुक्तिकर डहर, रचनाकार श्याम सुंदर, कब हुई? 1995। अब ये जो है मेका मेकी ना मेट मात, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो है रचनाकार हैं वो है ए के झा। तो खोटा साहित्य के जितने भी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं थी वो आपकी स्क्रीन से पे है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, रट जाइएगा सभी। ठीक है, चूंकि इस बार कंपटीशन टफ है। आज तक का मैं आपको बता दूं कि 3 लाख फॉर्म जो है क्रॉस हो गया है जीपीएससी में, 3 लाख फॉर्म जेपीएससी में क्रॉस हो गया है। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से रखिए, और जो ये सेकंड पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए कि टोटल 110 क्वेश्चन है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, सॉरी पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, अब पेपर 1 में 10 क्वेश्चन, टोटल 110। तो ये एक बहुत बड़ा 110 गुना 2 यानी कि 220। तो ये 220 मार्क्स जो है बहुत बड़ा रोल इस बार प्ले करने वाला है, इसलिए झारखंड तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और हमारी क्लास रेगुलर देखिए,
आपके एग्जाम से एक हफ्ते पहले सारी क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए बहुत जल्द आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए और जो है झारखंड एकदम दबा के पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। पंच परगनिया साहित्य। पंच परगनिया बहुत ही छोटा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। रचना ये एक ही, मेरे हिसाब से एक ही स्लाइड में होगा ये। नागपुरी के एक विशिष्ट रूप को ही पंच परगनिया भाषा कहा जाता है, ठीक है। पंच परगनिया किसका विशिष्ट रूप है? तो नागपुरी भाषा का ही एक विशिष्ट रूप है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चाहे तो एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। यह मुख्य रूप से 5 परगना क्षेत्रों, ये 5 परगना क्षेत्र कौन कौन है? बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली क्षेत्रों में बोली जाती है। इन्हीं 5 क्षेत्रों में बोली जाती है, इसीलिए इसको जो है पंच परगनिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, विनोदिया कवि या विनोद कवि, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में देखिए, विनोदिया कवि भी हो सकता है और विनोद कवि भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, विनोदिया कवि भी हो सकता है और विनोद कवि भी हो सकता है। दोनों नाम याद कर लीजिएगा, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। विनोद कवि जो थे, कवि होने के साथ साथ सिल्ली के राजा भी थे। ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप जो कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो रचना है छोटा नागपुर ताल मंजरी, यही एक रचना है इनकी, छोटा नागपुर ताल मंजरी, ये किसकी रचना है? विनोद कवि, विनोद कवि। झूमरों का संकलन किया गया है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बस एक कि पंच परगना साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो विनोद कवि। ये पूछ सकता है कि पंच परगनिया किसका विशिष्ट रूप है? तो नागपुरी। किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहाथी और सिल्ली, ये हम लोग जो है, ये इंपॉर्टेंट जो इससे पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कुरमाली साहित्य की ओर, ठीक है। अब कुरमाली साहित्य को भी हम लोग देख लेते हैं और ये अंतिम है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे। कुरमाली जो है मागधी, मगध क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा, मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, ठीक है। कुरमाली का किस अपभ्रंश से निकली है? तो मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। यह पंच परगना क्षेत्र के अलावा, अभी हम लोगों ने पंच परगना क्षेत्र देखा था, सिली, राहे, बुंडू, ठीक है। उसके अलावा ये संथाल परगना, बोकारो, दक्षिणी गिरिडीह, धनबाद, दक्षिणी हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और कुरमाली भाषा का पहला शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पीला वाला है, जो आपको स्लाइड में जो पीला कलर में दिख रहा है लिखा हुआ, वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको तो रट ही लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कुरमाली भाषा का पहला शोध किसने किया? तो डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया। कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य, इसलिए इतना विस्तृत नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए कुरमाली भाषा के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है रचना है वो आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। कुरमाली भाषा तत्व, इसके रचनाकार है खुदीराम महतो। निधरे आँखी जल आँखी पाते, इसके लेखक कौन है? रचनाकार देवकी नंदन प्रसाद। नेठा पाला, इसके रचनाकार हैं निरंजन महतो। प्रश्न पूछ सकता है कि नेठा पाला के जो है रचनाकार कौन है? तो निरंजन महतो, ठीक है। करम गीत, ये इंपॉर्टेंट है, करम गीत, करम गीत किसने लिखा? रचनाकार कौन है इसके? बुद्धू महतो। पथे चलक लेहा नमस्कार, इसके लेखक कौन है? रचनाकार डॉक्टर नंदकिशोर सिंह। भात भगवान, मान भूमेक, साधन संगीत, इसके रचनाकार कौन है? सृष्टिधर कटियार। कपिला मंगल, राजेंद्र प्रसाद महतो। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा टेंशन देने की आवश्यकता है इस पे। आदि झूमर गीत, राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव, ये सिंहदेव है, ये सिंहदेव है, ठीक है। सिंहदेव, राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव। जगरामी नारायण, इसके रचनाकार हैं जगराम, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा नागपुरी साहित्य, खोटा साहित्य, पंच परगनिया साहित्य और कुरमाली साहित्य।
यानी कि ये जो आर्य भाषा परिवार के जो है, हिंदी को छोड़ के आर्य भाषा परिवार के सभी जो साहित्य को हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित साहित्य जितने भी हैं, ऑस्ट्रिक भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित जितने भी जो साहित्य हैं, जिसमें संथाली आएगा, ठीक है, ये सब जो आएगा आपको हम अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और स्क्रीनशॉट लेके सारा रट जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये साहित्य चूंकि 10 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसकी एक क्लास या 2 क्लास और हो सकती है, ठीक है। क्लास उम्मीद है अब कंटिन्यू ही होगी। रंजीत सर 18 तारीख से जो है 18-19 के बाद आपकी क्लास रेगुलर लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग पढ़िए, आप लोग को डीपी पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए। एग्ज़ाम 2 मई को ही प्रस्तावित है, और जैसा कि आज आपको पता था कि आज केस था, हियरिंग जो है एज वाले मुद्दे को लेके, तो अभी तक तो 2 मई ही प्रस्तावित है। अगर एज वाले मुद्दे को लेके जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग सोमवार को है, ठीक है, सोमवार को है। अगर इसका कुछ पॉजिटिव होगा तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम टले, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए टलेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग माइंड मेकअप करके चलिए कि एग्ज़ाम 2 मई को ही है, तैयारी आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, ठीक है, और जो हमारा बाइलिंगुअल है उसका सारा का डिटेल जो है, एप्लीकेशन जो है हमारा एग्ज़ाम फाइटर, एग्ज़ाम्स फाइटर्स, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको। सारा का एग्जाम फाइटर डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा। बहुत सारे लड़के इनरोल हो गए हैं, अपनी रैंक लिस्ट आप देख सकते हैं, और प्रश्नों का पूरा विस्तार पूर्वक आंसर आपके एप्लीकेशन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।